तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस में जो है जीएस पेपर 3 देखेंगे। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो एनसीईआरटी और प्लस जो है इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर करंट से आए हैं। इसके अलावा आपको एक कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एक टीचर का नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को जो है अपंग न बनाए, यानी उनको रास्ता दिखाए, चलने का रास्ता दिखा दे कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये रिसोर्स है। अगर हम उनको बना बनाया उनके सामने परोस देंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्टूडेंट जो है यूपीएससी को समझे और यूपीएससी जो है स्टूडेंट को समझे। वो तो नहीं होता, लेकिन आप जो है स्टूडेंट जो है यूपीएससी को समझ सकते हैं। तो हम आपको उसी तरीके से जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है यूपीएससी को समझें, रिसोर्स को समझें। बाकी रही आंसर लिखने के बाद, आपके पास रिसोर्स रहेगा तो ही आप आंसर लिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको जो है सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन पीडीएफ, ठीक है, सारी लिंक मिल जाएगी। या फिर आप सर्च कर सकते हैं स्ट्रियाना इस नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, या डायरेक्ट अपने मोबाइल से जो है वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है स्टडियान यूपीएससी, इस पर भी क्लासेस चलती हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्टडियान यूपीएससी, इस पर भी क्लासेस चलती हैं। बहरहाल बात करें जीएस पेपर 3 की, तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमी से, जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र में विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक, इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड में आता है, लिखना है आपको, 10 मार्क का क्वेश्चन है। बात करें एमएसएमई सेक्टर की, तो एमएसएमई सेक्टर आज से चर्चा में नहीं है। एमएसएमई सेक्टर, चाहे इकोनॉमिक सर्वे की आप बात करें, तो इकोनॉमिक सर्वे जब 2012, 13, 18, 19 और कई इकोनॉमिक सर्वे में जो है एमएसएमई रिफॉर्म की बात की जा रही थी। और ये आप जो देख रहे हैं ये चार्ट, ये भी जो है इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया है। कि आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में 2012, 13, 18, 19 में एमएस सेक्टर की जुड़ी चिंताओं और मुद्दों पर एमएसएमई संबंधी परिवेश को सुधारने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। अब बात करें, ये तो आपने समझ लिया कि एमएसएमई का क्वेश्चन क्यों आया, लगातार जो है न्यूज़ में था, लगातार इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा था इसके बारे में, और इसका आंसर भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 8, ठीक है। और चाहे 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे हो या 21-22 का हो, 20-21 का हो, तो हम लोग लेटेस्ट देखते हैं। उसमें जो है, इसमें एक टॉपिक है या पॉइंट है, औद्योगिक समूह और उनकी चुनौतियाँ। और फिर इसमें लिखा महामारी से भली भांति उबरने पर एमएसएमई उद्योग। फिर आप जो है कुछ डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, एमएसएमई के बारे में। तो उसके यहाँ से आप क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। संबंध में वर्तमान जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी के बारे में भी आपको मिल जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के संबंध में या एमएसएमई के संबंध में। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे जो है एमएसएमई का जो है समाधान पोर्टल के द्वारा उनके नकदी प्रवाह और कठिनाइयों को हल करने की मदद कर रहा है। ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में एमएसएमई के उत्थान और बढ़ाने के लिए पहल भी की थी। विश्व बैंक की सहायता से जो है केंद्र और राज्य संस्थानों के शासन व्यवस्था को मजबूत करना। तो बहुत सारे पॉइंट आपको छोटे छोटे इसमें मिल जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर ही आप देखेंगे तो ये एमएसएमई के में रिफॉर्म की बात करता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये है इकोनॉमिक सर्वे का 20-21, इसमें भी एमएसएमई से जुड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 20-21 में ही एमएसएमई में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन जो था रिवाइज्ड किया गया, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन रिवाइज किया गया था, ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा था, पहले जो मैक्रो में आता था वो 25 लाख रुपए से कम निवेश होता था, लघु में जो है 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम होता था। अब क्या कर दिएगा, विनिर्माण और सेवा के लिए सबका जो है मापदंड और निवेश जो है वार्षिक टर्नओवर बराबर कर दिया गया। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। लिखवाने के लिए तो हम लिखवा ही दें, लेकिन आपको रिसोर्स पता रहना चाहिए कि आपको रिसोर्स, इस क्वेश्चन का रिसोर्स कहाँ मिलेगा, कौन से चैप्टर मिलेगा, क्यों क्वेश्चन आया, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए, इसे सुधारने के लिए सुझाव दीजिए।
तो एक तो आप जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट हो या उसके पहले अगर लेटेस्ट डाटा हम देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 12 उसमें लिखा है भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन। तो एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, डिजिटलीकरण आज से नहीं चल रहा है। जब से एलपीजी रिफॉर्म हुआ है नरसिम्हा राव की सरकार से, तब से जो है चल रहा है। उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण, उसकी एक समीक्षा। तो आप जो है इसको पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी की इकोनॉमी की, ठीक है। तो आपको जो है वर्तमान परिस्थितियों को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इसमें लिखा है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास की कहानी, तो उसके बारे में सारा डाटा इसमें दिया गया है, कैसे डिजिटल अवसंरचना का विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे इसमें जो है 2009 से जब आधार पहली बार लोकार्पण किया गया, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें दिया गया है। इसके पहले आपको एलपीजी रिफॉर्म भी पढ़ लेना चाहिए, कैसे जो है आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत के निर्यात में जो है प्रमुख योगदान दिया, इन सब चीज़ों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आंसर तो आपको मिल जाएगा। इसके देखिए पॉइंट वाइज जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। एनपीएस के बारे में, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है। आप ये कहेंगे कि जो है कि सिर्फ जो है यूपीआई को आप डिजिटल पेमेंट से नहीं देख सकते, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं देखते। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए। तो आपको सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या एजुकेशन हो, हर चीज़ में आपको देखना है, एआई से रिलेटेड चीज़ें हों, तो आपको हर चीज़ें देखनी पड़ेगी। और आपको वो सब सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 12 में मिलेगा, पूरा पॉइंट वाइज आपको दिया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस बार क्वेश्चन आया, अगली बार भी हो सकता आ जाए, आपके पीटी में काम दे जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको डाटा के लिए, आपके क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए, ठीक है, निष्कर्ष के लिए, इन सब चीज़ों में काम देगा। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई की बात किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बारे में कहा, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह आपने यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ाया, मैं डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए अपने साथी देशवासियों का सराहना करता हूं, देशवासियों की तकनीक और नवाचार के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलता दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यूपीआई के बारे में दिया गया है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या ग्रोथ है यूपीआई की, या डिजिटलीकरण का अन्य क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सोर्स आपको पता चल गया। जीएसटी की शुरुआत के बारे में इसी में चर्चा किया गया है। सरकार ने वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल संबंधित जो है डिजिटल के रूप में जो है इन सब चीज़ों में स्टार्टअप इकोसिस्टम की चर्चा की गई है। तो आप इन सब चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा भारत में उभरते ड्रोन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भी तैयार मिशन ड्रोन शक्ति, और मिशन ड्रोन या ड्रोन कह दें, इससे एक क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी मेंस में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर 2 में है, ठीक है। और साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी में निजी इक्विटी निवेश पिछले 4 वर्षों में 50% से अधिक वृद्धि की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो इन सब मैटर को कई क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें पूछा है कृषि उत्पादों में उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक यानी ई टेक्नोलॉजी कैसे किसानों को मदद कर सकती है। तो इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ सकते हैं, इसमें सुझाव दिए रहते हैं। या जो है आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब जाएंगे तो इसमें भी जो है आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की बात जब की गई है, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे कैसे हरित और नीली और श्वेत क्रांति, पीली क्रांति आज शुरू कर कृषि को बढ़ाने के लिए कई दशकों प्रयास किए गए। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में क्रांति ला रही है। हालांकि बात करें तो आप क्वेश्चंस का जो है आंसर यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि तकनीक 1960 के दशक में शुरू हुए, जब आधुनिक आदानों विशेष रूप से उपज वाले बीज, उर्वरक, मशीनीकरण, विपणन सुविधा पहुंच सुधार हुआ। तो इसमें देखिए 1960 की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से मिलेगी, तो आपको वो सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है। अब ये कैसे जो है किसानों की मदद कर सकता है ई टेक्नोलॉजी, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, योजना में सामुदायिक भागीदारी में, कृषि नवाचार में, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना। अब आपने फ़ायदे बता दिए, आप थोड़ा सा नुकसान भी बता देंगे इसमें, कैसे जो है किसानों को नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। अब इसमें किसानों की सहायता के लिए जो ई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार की पहल क्या है, केंद्र सरकार की, जैसे राष्ट्रीय कृषि बाजार हो गया और एक मार्क हो गया, तीन सब चीज़ों के बारे में, ई चौपाल हो गया। इसके अलावा डीबीटी जो है केंद्रीय कृषि पोर्टल, ग्राम संसाधन केंद्र, डिजिटल कृषि मिशन,
तो 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, कितना मैटर आपको चाहिए? इतना मैटर आपको इकोनॉमिक सर्वे में पर्याप्त मिल जाएगा कि आप जो है आंसर लिख सकते हैं। फिर निष्कर्ष में भी आप लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण विकास परिदृश्यों में इतने वर्षों तक प्रचलित डिजिटल विभाजन को दूर नहीं कर पाया, इसलिए किसानों के लिए डिजिटल अंतर को भरने का समय आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें लिख सकते हैं। तो आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसे टेक्नोलॉजी को डिजिटल कृषि के व्यापक पैमाने पर अपनाने, पहुंच संचालन में आसानी सहायक सरकारी नीतियों का सिस्टम आसान रखरखाव मदद मिलेगी। तो ये सब बातें भी आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे? जब तक आप जो है आपका बैकग्राउंड एनसीईआरटी, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़े नहीं रहेंगे या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कैसे आंसर लिख लेंगे? तो मेरा कहना यही है कि आप आंसर लिखने से पहले जो है आप मैटर बटोर लीजिए, आपको मैटर जो है इकट्ठा कर लीजिए, आपको मैटर मिल जाए तभी तो आप लिखेंगे। बहरहाल बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए लैंड रिफॉर्म के उद्देश्यों उपायों को बताइए। ठीक है, आर्थिक मापदंड के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा की नीति यानी लैंड सीलिंग की कैसे प्रभावी सुधार माना जा सकता है? तो इसमें भी जाएंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक 1990 से 1950-1990 के बीच आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कृषि और उद्योग क्षेत्रों में अपनाई गई विकास नीतियों के बारे में जो है आपको बताया गया है, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लैंड रिफॉर्म इन इंडिया आज़ादी के पहले की बात उसमें की गई है, हमने आपको लिख के भी बता दिया गया है, आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम आपको रिसोर्स बता रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको कैसे लिखने हैं। बाकी इस लेक्चर 2 में हमने ये कोशिश की, आपको आंसर भी दे दिया है, आज़ादी के बाद कैसी समस्या थी। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है इसके बाद इससे क्या फ़ायदे हुए, विचल लाभ क्या हुए, चुनौतियाँ क्या हुए, नुकसान क्या हुआ, फिर मुद्दे क्या वर्तमान में है, ये सब जो है लैंड रिफॉर्म के। इसके बाद जो है किराएदार सुधार, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इसमें एक्स्ट्रा भी दी है ताकि अगर अलग क्वेश्चन आए तो ये आपको काम दे। इसमें देखेंगे तो लैंड सीलिंग की भी बात की गई है। लैंड सीलिंग में देखेंगे तो भूमि सुधारों के तीसरी प्रमुख श्रेणी भूमि सीमा यानी लैंड सीलिंग अधिनियम थे। सरल शब्दों में कहें तो भूमि जोत की सीमा कानूनी रूप से अधिकतम आकार निर्धारित की संदर्भित करती है, जिससे आगे कोई भी व्यक्तिगत किसान या कृषक परिवार कोई भी भूमि नहीं रख सकता, यानी एक सीमा लगा दी गई। 1942 में कुमारप्पन समिति की सिफारिश पर एक जमींदार अधिकतम कितनी ज़मीन अपने पास रख सकता था, या आर्थिक हिस्सेदारी का 3 गुना यानी एक परिवार के लिए पर्याप्त आजीविका। इसके बाद 1961 से 62, 72, ठीक है। तो ये सब आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये आप सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे चकबंदी के बारे में भी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसको भी आपको देख लेना है। अब इसके परिणाम क्या हुए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में अगर आपको निष्कर्ष लिखने प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास मैटर है तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। और हमने इसमें निष्कर्ष कैसे लिखा है, इसको आप अपने दिमाग से पढ़ के एक बार एनसीईआरटी या फिर इकोनॉमिक सर्वे सोच के जो है अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मलैंड के बारे में कुछ डाटा दिया गया है ग्राफ के द्वारा, तो आप ग्राफ और मैप भी समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आपको बोनस के रूप में दिया जा रहा है कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित भूदान और ग्रामदान आंदोलन की बात की गई है। तो महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे, इन्होंने तेलंगाना में जो है भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को देखा। उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने का प्रयास किया। तो ये आपके लिए पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इंटरकनेक्ट होके पढ़िए। अगर आप लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ अगर इतिहास में और कोई घटना लैंड रिफॉर्म से या हुई है तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब भूदान आंदोलन की बात की, उसकी सफलताएं और परिणाम क्या हुए इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, आपका काम उस रास्ते पर चढ़ना है, और जो भी रास्ते के में जो भी चीज़ें हैं उनको आप दिमाग खोलकर आप देखते रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें लिखा बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, यानी आप देखेंगे वैली में, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों को विश्लेषण कीजिए, बड़े बांधों की विफलताओं को 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण की बात करें, एक तो गुजरात में जो है आप देखेंगे बांधों की विफलता हुई, एक तो जो है पेरियार मुल्ला पेरियार डैम जो है केरल में जो है विफलता हुई थी। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। बात करें एनसीईआरटी का रोल, तो एनसीईआरटी में 2 है इंपॉर्टेंट, एक तो 11th का भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, दूसरा है भारत का भौतिक पर्यावरण।
इसमें जाएंगे आप दोस्तों, तो इसमें आपको मिलेगा चैप्टर 7 प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसी में आपको जो है बाढ़ और उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मिल जाएगा, बाढ़ का परिणाम और उसके नियंत्रण, तो वो मुद्दा जुड़ा हुआ इसी से है। बात इसमें डैम की कर रहा है, लेकिन प्रभाव आप देखेंगे वही पड़ता है। तो देखिए बांधों के बारे में, भारत में बांध के बारे में जो है इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं, बांधों का महत्व आपको बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन जैसा डिमांड कर रहा है कि बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे रहने परिणाम स्वरूप उसके जीवन संपत्ति की हानि होती है। तो ठीक है, तो उसके विभिन्न कारण का आपको विश्लेषण करना है और उदाहरण देने हैं। ठीक है, विफलता के विभिन्न कारण और विश्लेषण और उदाहरण देना है। तो आप देखिए जब इसको पढ़े रहेंगे तो आपको बैकग्राउंड पता रहेगा, तभी तो आप लिखेंगे। अब बांधों के कारण उत्पन्न जोखिम की बात करें तो जलीय जीवन का प्रभाव, नदियों का मार्ग में बाधा, एक खतरनाक बुनियादी, कुल मिलाकर अगर कहा जाए जो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये जो बांध के विफलता के विभिन्न कारणों की बात कर रहा है, तो बांध का संबंध जो है स्ट्रक्चरल जो है, अगर जो है स्ट्रक्चरल जो से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल दिए गए, हाल ही में कुछ वर्ष पहले आई बाढ़ के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि घटना ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते ग्लेशियरों को पिघलने के कारण उत्पन्न हुई। लेकिन बुनियादी ढांचा, इसी की बात कर रहे हैं, जो बांध का संबंध है बुनियादी ढांचा के निर्माण से भयानक इसे बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जो बांध में जो अगर देखेंगे भूकंप आ रहा है या बांध टूट रहा है, तो उसमें जो है सेडिमेंटेशन से जो है दबाव कारण भूकंप भी आते हैं। तो भूकंपों की श्रृंखला बांधों के निर्माण के बाद देखी गई है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, लोगों का विस्थापन होता है, पुराने बांध में अधिक खतरनाक होने का डाटा दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसके अलावा एक समिति बनी थी चोपड़ा समिति, उसकी सिफारिश आपको देख लेना है। अब आगे की राह निष्कर्ष में आप जो है ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा WCD द्वारा क्या अनुशंसित कदम थे, तो ये सब इतना सारा मैटर आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। आपको क्या कारण है उदाहरण देना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड लिखने हैं। ये तो मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको इतना मैटर पता रहे कि आप उसमें से 150 वर्ड लिख सकें। ठीक है, जो पूछा है डिमांड, अगर उसमें रिकमेंडेशन वगैरह पूछ लिया होता तो आप लिखते, नहीं पूछा है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको इतना दे दूं कि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें समझ सकें, मैं आपको सलाह दूं कि भाई ये चीज़ है, यहाँ से पूछा जाता है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम द्वारा कुछ जो है अनुशंसित की गए थे, कदम उठाए गए थे, उसके बारे में दिया गया है। अब इसे मूल्य एग्जाम्पल देना था इस क्वेश्चन में, तो आप मुल्ला पेरियार डैम का मामला जो है इसमें बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बादशाह के बारे में जो केरल संबंधित है 2006-2011 के बीच जो है इसमें जो समीक्षा की गई इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये मेरे नोट्स हैं, इसमें बाढ़ और सूखा के कारण बताया गया। एक तो मैंने बताया NCERT से, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, बाढ़ और सूखा की संकल्पना, कारण, प्रभाव, प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे करना है, सूखा की संकल्पना, बाढ़ और सूखा में देखिए अत्यधिक वर्षण और जल अभाव पर होने का, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ना। सूखा कैसा है, दीर्घकालिक प्रभाव कहाँ होता है, क्या होता है, किसको कौन प्रभावित होता है, बाढ़ और सूखा के प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें मेरे आप देखेंगे इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। अगर क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ लेता है तो आप इससे लिख सकते हैं। बाढ़ और सूखा के कारण क्या बताए, मानवजनित कारण, मानवजनित कारण में अगर बाढ़ आता है, अगर बांध टूटने के कारण जो है बाढ़ आता है, किसके कारण आता है, मानवजनित कारण में आएगा। ठीक है, बांध का निर्माण, मौसमी कारण, अगर बांध जो है बाद में अत्यधिक वर्षा के कारण जो है पानी भर जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो आप जो है मौसमी कारण की चर्चा कर सकते हैं। भौतिक कारण जो है, बाढ़ से आने वाले मौसमी कारणों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, बाढ़ कैसे जो है मानवजनित कारण है, इसका भी जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है ऑयल पॉल्यूशन की बात की, ऑयल पोल्यूशन क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसके प्रभाव क्या हैं, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो इसमें एक चैप्टर है इकोलॉजी, ठीक है, और इन्वायरमेंट मुद्दे, और ये है बायोलॉजी की बुक। बायोलॉजी की बुक है, इसमें आपको 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा जो है इकोसिस्टम। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब उसके अलावा अगर बात करें तो विश्व महासागर के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। देखिए यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसका स्वास्थ्य, मानवता की भलाई और जीवित वातावरण
जो हम सभी बनाए रखता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी समुद्र में अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषणकारी गतिविधियाँ, समुद्री संसाधन की अत्यधिक दोहन की उपेक्षा से महासागरों को पृथ्वी के सबसे खतरनाक इकोसिस्टम के रूप में बना दिया है। तो आप यहाँ से इंट्रो शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद महासागर प्रदूषण कार्ड देखिए, इसमें और सारे कार्ड हैं, जिसमें कारणों में कार्ड आपसे पूछा है कि बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव। तो आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते होंगे कि प्रशांत महासागर में कोई टैंकर है या जहाज़ है, वहाँ जो है पलट गया। ठीक है, अटलांटिक ओशन में पलट गया। तो इससे क्या होता है, जहाज़ों से होने वाला प्रदूषण समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, जिसका सबसे विनाशकारी प्रभाव तेल रिसाव है। कच्चा तेल समुद्र में वर्षों तक रहता है, समुद्री जीवन के लिए बेहद जहरीला होता है। इससे समुद्री जानवर का दम घुटने पर मर जाते हैं और कच्चे तेल को साफ करना बेहद मुश्किल है। ठीक है, तो इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण भी प्रदूषण में आता है। ठीक है, महासागर प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, यहाँ से आप देख ले सकते हैं। खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको भी आपको देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ओशन जो महासागर प्रदूषण से कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मार्पोलो सम्मेलन हुआ है, लंदन कन्वेंशन है, हरित शांति, ये सब किससे संबंधित है, महासागरों और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए ये सारे कन्वेंशन संबंधित है। तो महासागर प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके उपाय आपको बताया गया, जिसमें आपको बताया गया जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बायोलॉजी की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे तेल रिसाव के उपचार के लिए बायो रेमेडिएशन यानी हानिकारक पदार्थों का उपचय करने और हटाने के लिए विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर हरित जीवन शैली अपनाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। तो इन सब के बारे में आप देखेंगे, उसमें भी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में क्या है, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति और परीक्षण कीजिए, सुधार के सुझाव दीजिए। तो देखिए, ये न्यूज में था, द हिंदू में आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। ठीक है, इसके अलावा आप 11th क्लास का इकोनॉमिक एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है रोजगार, समृद्ध, अनौपचारिक और अन्य मुद्दे। उसमें है पेज नंबर 135 पर बेरोजगारी। उसमें आप जाएंगे तो आपको बेरोजगारी के प्रकार सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, सरकार और रोजगार सृजन, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी आईएलओ की परिभाषा के अनुसार, श्रम बल की परिभाषा के अनुसार, इसमें आप देखेंगे पूछ ही रहा है कि भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा प्रकृति में क्या स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक। तो बेरोजगारी की गणना भारत में कैसे की जाती है, उसके द्वारा कौन सी पद्धति अपनाएगी, उसका परीक्षण और सुधार का सुझाव देना है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से बेरोजगारी के बारे में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो उसमें श्रम बल के आधार पर देखिए कैसे बेरोजगारी को परिभाषित किया गया है। और बेरोजगारी के प्रकार में आप देखेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपको जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में पूछा है। सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में है। यह बेरोजगारी की एक श्रेणी है जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। भारत में कई लोग को अपेक्षित कौशल की कमी कारण नौकरी नहीं मिल रही है और शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसी के तहत आप देखेंगे भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन जो है बड़े पैमाने स्तर पर लेकर आ रही है ताकि लोगों को स्किल किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तकनीकी बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक रोजगार, असुरक्षित रोजगार। भारत में बेरोजगारी कैसे मापी जाती है, इसका जो है आप देखेंगे तो NSS का वर्गीकरण विधियाँ, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, ठीक है, CWUS की विधि। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे भारत में बेरोजगारी कैसे मापी जाती है। एक क्वेश्चन का डिमांड आपसे यहाँ पूरा होगा। स्ट्रक्चरल आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखिए एनसीईआरटी से पता चल जाएगा, या फिर इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO को 2019 में NSO के बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर दिया गया। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी को मापने के लिए में जटिलताएँ क्या हैं, सामाजिक मापदंड में बाधा है, अनौपचारिक क्षेत्र में जटिलता, ग्रामीण बनाम शहरी असमानता। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं, तो इन सब के बारे में मैंने दे दिया है, हालांकि आपका आंसर आगे ही खत्म हो चुका है। अब आगे क्या सोचना आप यहाँ से निष्कर्ष जो है इसको लिख, भारत में जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगार माप की और अनौपचारिक नौकरी बाजार, श्रम बल, भागीदारी की विभिन्नता
और अलग अलग मापदंडों से उत्पन्न जटिल चुनौतियाँ शामिल हैं। बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए इन जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब क्या होता है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उत्पन्न नहीं होता, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। तो आपको इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। मैंने इसका आंसर इसी में दिया है, लेकिन इतना मैटर इसलिए दिया है कि ताकि आप खुद इसको आंसर को लिखें कि डिमांड क्या है, आपको सप्लाई कितनी देनी है। ये तो मैंने पूरा डाटा दे दिया आपको, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दे दिया कि कहाँ पे एनसीईआरटी में या फिर कहाँ पे आईएलओ क्या कह रहा है, श्रम बल क्या कह रहा है, एनएसएस क्या कह रहा है। तो आपको अब आंसर इसी में से लिखना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए, कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट बात करें तो एक ये मुद्दा जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, WTO और उसकी सब्सिडी से रिलेटेड मुद्दा न्यूज़ में रहता है। द हिंदू में न्यूज़ में था, जो है आर्टिकल जो है प्रभावित हुआ था कि WTO नीड्स टू लुक एट फॉर्म सब्सिडी इशू विथ ओपन माइंड। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दे की विवेचना के लिए। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर द सब्सिडी, यानी कौन कौन सब्सिडी WTO के अंतर्गत मिलती है, ये पता रहना चाहिए। तो एक है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, और इस सब्सिडी में क्या होता है, किसी देश के उत्पादों को अन्य देश की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करना। जैसे आप उर्वरक हो गया, बीज हो गया, बिजली, सिंचाई, MSP इनपुट के लिए सब्सिडी। तो भारत से एम्बर बॉक्स सब्सिडी के लेकर विवाद है, ठीक है। और विकासशील देशों के लिए ये 10% जो है छूट है और विकसित देशों के लिए 5%। इसके बाद आप देखेंगे ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, शर्तों वाला एम्बर बॉक्स है, यानी स्थितियां जो है विकृत को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके बाद ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। तो इन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब आप देखेंगे सब्सिडी मापदंडों को दोबारा विचार करने की आवश्यकता क्यों है, मैं इस आर्टिकल के आधार पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चंस का आंसर भी इसी में है। तो आप देखेंगे वैश्विक दक्षिण में असमान अवसर यानी ग्लोबल साउथ बहुत न्यूज में था। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी सीमा के मुद्दे, बढ़ती खाद्य सुरक्षा के बारे में दिया गया है। WTO का एक है पीस क्लॉज, वो क्या है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2016 में, 2018 में। तो WTO देखिए हमेशा जो है चर्चा में रहता है, न्यूज में रहता है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2014 में पूछा गया WTO एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां लिए गए फैसले देशों द्वारा गहराई से प्रभावित होते हैं। WTO का उद्देश्य क्या है, उनके निर्णय कितने बाध्यकारी, खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम दौर की वार्ता पर भारत के रुख का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। 2018 में पूछा गया यदि WTO को व्यापार युद्ध को वर्तमान संदर्भ में जीवित रहना है तो खासकर भारत के हित को ध्यान में रखते हुए सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि WTO के बारे में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, बाद में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए PYQ में प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे 2018 में आप देखेंगे पूछा गया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया कृषि समझौते पर क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आप देखेंगे एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द मिलते हैं, ये किससे संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया 2017 में कि WTO ने व्यापार सुविधा समझौता के बारे में पूछा गया है। इसके बाद फिर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया ट्रिम्स समझौता के बारे में पूछा गया। तो ये सारे जो है संबंध आप देखेंगे WTO से संबंधित है। हालांकि आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको UPSC मेंस का जो है आपको बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैंने आपको प्रीलिम्स की भी आपको आवश्यकता को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करके इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं, पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वो क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। तो इसको लिखना 250 वर्ड में, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो द हिंदू का बिजनेस लाइन में ये एडिटोरियल था 21/5/2023 को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं वहाँ से पूछा गया है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये हमारे युग में हमारे सामने है। शून्य टेल पाइप उत्सर्जन के साथ EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वायु प्रदूषण का सीधा इलाज है और तेल आयात को कम करने में मदद करेगा। यहाँ से यहाँ तक आप जो है आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं, क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है। तो 250 वर्ड में आप अगर थोड़ा सा बड़ा इंट्रो लिख देंगे उसमें कोई
बुरी बात थोड़ी है। तब इसमें देखिए, आप तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपने बता दिया, तो आपको बताना है कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे योगदान देते हैं, तो दूसरा ये हो गया। इसके अलावा पारंपरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में क्या प्रमुख लाभ, यानी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ बताने हैं। तो आपको ईवी के क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे पर्यावरणीय लाभ, जैव ऊर्जा विविधता, सुरक्षा संबंधी लाभ है, तकनीक प्रगति, रोजगार, दीर्घकालिक लागत बचत, शहरों में भीड़ को कम करना, तो ये सब लाभ हैं। चुनौतियां क्या हैं, आपको चुनौतियां ही बता देना है इसी क्वेश्चन में। सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंज की चिंता यानी कितने दूर चलेगी, और इसके सबसे बड़ी समस्या लिथियम आयन बैटरी की है। भारत में वर्तमान बैटरी निर्माण के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला चुनौती पैदा हो रही है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन अभी दुनिया में चाइना उभर कर आ रहा है। इसके पहले जो है जर्मनी था, लेकिन चाइना के पास जो है टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन बैटरी के रिसोर्स उपलब्ध है। ठीक है, अब इसमें तो ये नहीं पूछा गवर्नमेंट पहले की गई है, लेकिन आप अगर 250 वर्ड में लिखना है, आपके पास मैटर नहीं, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को बढ़ावा देने का सरकारी पहल क्या है, तो इन सब योजनाओं का आप चर्चा कर सकते हैं, जिनको मैंने आपको रेड डार्क किया है, उनसे आप देखें कि सरकार ने क्या पहल की है। अब आगे रास्ता क्या होना चाहिए ईवी को अपनाने के लिए, भारत के आगे रास्ता क्या होना चाहिए। निष्कर्ष में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, आप निष्कर्ष में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि उपभोक्ता और निर्माता दोनों के लिए सब्सिडी, टैक्स प्रोत्साहन, वित्त पोषण जैसी योजना तो ईवी रखने की प्रारंभिक लागत को कम करेगी। इससे जो है उपभोक्ता जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। जब सरकार सब्सिडी देगी, इंसेंटिव देगी, तभी तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल जो व्हीकल है उससे जो है ईवी जो है महंगा पड़ता है, तो लोग ट्रेडिशनल व्हीकल की तरफ जाते हैं। जब सरकार जो है जैसे अभी सोलर पंप को या फिर उससे सब्सिडी दे रही है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी देगी तो भी लोग खरीदेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। भारत में UNFCCC COP26 2070 का नेट जीरो हासिल करने का बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जबकि ईवी स्वयं शून्य टेलपाइन उत्सर्जन का उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का समग्र पर्यावरण प्रभाव उन्हें चार्ज करने के लिए उपयोग की जाने बिजली का स्रोत पर निर्भर करता है। यदि बिजली सौर या पवन जैसी नवीकरणीय स्रोत की उत्पन्न होती हो तो पर्यावरणीय लाभ को अधिकतम लाभ होगा। तो ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। इसके अलावा 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है UNFCCC से, और COP26 की चर्चा की गई है और भारत की प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप जो है ये समझा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे उठाए गए हैं, और आंसर को भी समझ लिया। अब देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है वायु की गुणवत्ता सूचकांक से। इसके अलावा देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। फिर 2015 में आप देखेंगे UNFCCC की बैठक से पूछा गया 2016 में। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत के कुछ आर्द्र भूमियों के नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको वेटलैंड को परिभाषित कर देना है, और ये कितने वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो वेटलैंड को जो है उसके थोड़ा इंपॉर्टेंट को आप बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आप ग्लोबल लेवल पर अगर 2 पॉइंट लिखना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पर क्या एफर्ट लिए गए थे, जैसे रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की चर्चा कर देंगे। फिर आप आ जाएंगे जो है मेन बॉडी में, जो है आप देखिए इंडिया द्वारा क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। इसमें देखिए इंडिया द्वारा जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन के नियम 2017, निषिद्ध गतिविधियाँ, एकीकृत प्रबंधन योजना, दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है एफर्ट जो है इंडिया द्वारा किए गए हैं। अब एग्जाम्पल देना है तो रामसर साइट्स कितने हैं, 75। इसमें किसी भी 2 का एग्जाम्पल आप दे दीजिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस तरीके से आपके 250 वर्ड जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको पता चल गई कि वेटलैंड्स के बारे में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाएगा। देखिए प्री में भी क्वेश्चन आए हैं वेटलैंड से। ठीक है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व किसी आर्द्र भूमि को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अंतर्गत लाए तो इसका अर्थ क्या होता है। रामसर कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब ये प्री और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया यदि आप घड़ियालों के उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो
निम्नलिखित में कौन सी जगह ऐसी देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है? भीतरकनिका, मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट, दीपोर बिल। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पतियों वाला दलदल होने का अद्वितीय है, तो इसमें पूछा है कौन सा ये उद्यान है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा कृत्रिम झील के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये सब सारी जो है रामसर साइट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में था कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर पर 21वीं ईस्वी का तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया, यानी समुद्र स्तर पर, ओशियन सी लेवल पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 250 वर्ड 15 नंबर। तो इसमें देखिए राइजिंग इन सी लेवल ओवर द ईयर की बात की गई है। ये कुछ जो है पेपर के कटआउट है जो हमने लिखे हैं। तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत आप यहाँ से लिख सकते हैं। IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में कम उत्सर्जन प्रदेश को 2100 तक के अंत तक जो है 0.45 से 0.82 मीटर तथा उच्च उत्सर्जन प्रदेश में आप देखेंगे 0.6। अगर आपको इतना डाटा याद है तो नहीं ठीक है, नहीं तो IPCC की रिपोर्ट के अनुसार आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं संभावित जो है वैश्विक औसत समुद्र स्तर के वृद्धि का संकेत देती है, जो गंभीर रूप से वैश्विक चिंता के रूप में समुद्र स्तर के वृद्धि को संरक्षित करती हैं। फिर उसके प्रभाव को आप लिख सकते हैं। फिर आप प्रभाव में कौन कौन सा प्रभाव लिखेंगे? पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में आप देखेंगे तटीय क्षरण, खारे पानी की घुसपैठ, संपत्ति की क्षति, बुनियादी ढांचे की लागत में वृद्धि। तीन सब चीज़ों को क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है तो आपको ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के रखरखाव की लागत में वृद्धि हो जाएगी, विस्थापन की समस्या हो जाएगी अगर सी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट एशिया में, वो लोग डूब जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा स्थानांतरण की समस्या बढ़ जाएगी क्योंकि आइलैंड डूब जाएंगे तो माइग्रेशन की समस्या बढ़ जाएगी। और छोटे द्वीप देशों का जलमग्न होना। आपको दूर क्यों जाना है, आप सुंदरवन डेल्टा के पास जाइए, वहाँ पर जो है सी लेवल बढ़ने से जो है आप देखेंगे वहाँ पर जो है विस्थापन की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा छोटे देशों पर जलमग्न होगा। मालदीव भी और अंडमान निकोबार आप जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारी कंट्री छोटी छोटी देश हैं वो भी जो है समुद्री जलस्तर के बढ़ने से चिंतित हैं। फिर आप ये सब जो है प्रभाव लिखने के बाद यहाँ पर जो है निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि तटीय सुरक्षा लचीलेपन के लिए व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें नवीन बुनियादी ढांचा, समुद्र तट पोषण, बहाली, प्राकृतिक आधारित समाधान, टिकाऊ योजना, तो इन सब की चर्चा आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसके बाद 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्यों पर जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित होता है? ठीक है, अब इसमें देखिए भारत का परिदृश्य क्या है। तो समुद्र स्तर में वृद्धि की दर, भारत अधिक संवेदनशील है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 250 वर्ड में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन आप उसी में लिख सकते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से मेज़र लिए हैं इससे निपटने के लिए, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन सब की भी आप चर्चा कर सकते हैं आंसर में कि भारत द्वारा लिए गए जो है मेज़र इसमें क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है इसमें देखेंगे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट प्लस जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक के 1-2 क्वेश्चन थे उसको कर लिए। मिलते हैं जीएस पेपर 2 के साथ और इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।